नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी, क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तिका, जिसका नाम है भारत की खोज। और भारत की खोज जो ये आपकी पाठ्य पुस्तिका है, ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। अपने अहमदनगर के जो किले में उन्होंने 5 महीने का जो कारावास बिताया था उस समय, और उस समय जो ये कारावास था, इसके दौरान उन्होंने भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत की तलाश के बारे में और भारत में किस तरह की सभ्यता, संस्कृति इतिहास में रही है और किस तरह से वो आगे ले जाई जा सकती है, उसके बारे में बहुत सारी बातें इस पाठ्य पुस्तिका में लिखी है। तो इस पाठ्य पुस्तिका का पहला और दूसरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा था अहमदनगर का किला और दूसरा चैप्टर हमारा था तलाश। और आज हम इस पाठ्य पुस्तिका का तीसरा पाठ सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नामक जो हमारा ये तीसरा अध्याय है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे भारत के इतिहास यानी कि आर्यों का आना, भारत की के जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और भी बहुत सारी चीजें इस पाठ में बताई गई हैं, इस पाठ में लिखी गई हैं। तो हम शुरू करेंगे। आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इस पाठ को लिखने में, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने आप लोग को बताया, तो इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के प्राचीनतम अभिलेखों, धर्म ग्रंथों, पुराणों, वेदों और संस्कृति की निरंतरता, कैसे भारत के अतीत में जो संस्कृति थी, किस तरह से सभ्यताओं का विकास हुआ और उनमें संस्कृति की निरंतरता किस तरह से बनी रही, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां क्या हैं, भौतिकवाद क्या है, महाकाव्य क्या है, महाभारत, भगवत गीता और प्राचीन भारत में जीवन और कर्म किस तरह का था, वो सारी बातें इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये भारत के इतिहास के बारे में है, भारत की संस्कृति एवं सभ्यता के विकास के बारे में है, उसकी निरंतरता के बारे में है, तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके नाम पर ये पाठ, पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम पर ही ये पाठ लिखा गया है और इसी में बहुत सारी चीजें आपको इस पाठ में दिखाई देंगी। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। तो यहाँ पर जो भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर जो मिली, भारत का अतीत कैसा था, उसकी जो पहली तस्वीर मिली, वो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी जब खुदाई हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जब हुई, उसमें मिली। और इसमें जो अवशेष मिले, जो सिंध में, जो कि सिंध में स्थित है, वहां जो इसमें अवशेष मिले वो मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। तो ये अलग अलग दो जगह थी, एक मोहनजोदड़ो और दूसरी हड़प्पा। ये दो सभ्यताएं इसके अंदर विकसित हुई, एक मोहनजोदड़ो और दूसरी हड़प्पा सभ्यता। तो इन खुदाइयों से ही प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। इससे पहले जो इन खुदाइयां हुई होंगी या इससे पहले जो इतिहास होगा वो शायद कुछ अलग होगा या थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इस खुदाई ने हड़प्पा सभ्यता की के लिए जो खुदाई हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए जो खुदाई हुई, इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में एक क्रांति ला दी, एक बहुत ही बड़ा चेंज, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला दिया कि एक क्रांति ही आ गई
भारत के इतिहास में, यानी कि बहुत सारी चीजें, बहुत नई चीजें हमें इस खुदाई के बाद जानने को मिली अपने भारत के इतिहास के बारे में, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच ऐसे भी बहुत से नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्यों ने बसाया होगा। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उस समय पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो जो सभ्यताएं विकसित हुई, ये दोनों एक दूसरे से काफी दूरी पर थी और इन दोनों खंडहरों की खोज मात्र, जो एक खोज थी वो मात्र एक संयोग थी कि संयोगवश दोनों की खोज जो है वो एक टाइम पे हो गई, दोनों की खुदाई जो है वो एक टाइम पे हो गई। और इस बात में संदेह नहीं कि ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये केवल सभ्यताएं हैं कि पंजाब में है या सिंध में है, तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं दो जगहों पर सभ्यताएं हैं। अगर बीच में भी कहीं पर खुदाई की जाती तो बहुत से और नगर और अवशेष मिल जाते जो कि वहां पर दबे पड़े हो सकते हैं, शायद जिन्हें प्राचीन मनुष्यों ने बसाया होगा। तो यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि अभी तक तो इतनी चीजें मिल चुकी हैं कि इतिहास को समझने में एक क्रांति आ गई है। लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगे हैं इतिहास को जानने में, इतिहास को समझने में, अपनी पुरानी सभ्यता, अपनी पुरानी संस्कृति को समझने में। तो यहाँ पर नेहरू जी सोचते हैं, कहते हैं कि संभव है, आगे भी ये संभव है कि इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने में, सुदूर अतीत यानी कि जो बहुत दूर है, बहुत पीछे छूट चुका है जो हमारा अतीत, उसको उद्घाटित करने का काम जो है शायद वो भविष्य में भी हाथ में लिया जाए और इससे भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण और नई खोजें इसमें की जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हड़प्पाई मुहर आपको दिखाई गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उस खुदाई के दौरान मिली थी जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में कठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसीलिए यह केवल सिंधु घाटी की सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। इसका जो फैलाव है, इसमें मिली जो चीजें हैं, यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मिली हुई चीजें हैं, उनका जो फैलाव है, उनको देखते हुए चीजें, अवशेष जो है वो इतनी दूरी पर मिले थे, इतनी दूर दूर मिले थे एक दूसरे से, कि इससे हमें ये विश्वास हो गया कि ये जो सभ्यता है ये केवल सिंधु तक नहीं, ये गंगा घाटी तक ये सभ्यता फैली है और उससे भी कहीं बहुत दूर तक ये सभ्यता गई हुई है। अभी तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिलती है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद नहीं होने पर भी इस पर
देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अनुमान लगाया जाता है, जो आज जो ये सभ्यता मिली है, अब तक हम जान सके हैं इस सभ्यता की खोज में कि इसका शायद बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, जिस रूप में वहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिस रूप में वहां की चीजें हमें मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सभ्यता अत्यंत विकसित थी। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उसमें बहुत सारी चीजें जो हम डेली यूज के लिए हम चीजें यूज करते हैं, देखिए इसको अभी तो खैर इसमें मिली हुई लगभग 50,000 से भी ज्यादा चीजें हैं जो विभिन्न बहुत सारे अजायब घरों में यानी कि बहुत सारे म्यूजियम्स में रख दी गई है। कुछ म्यूजियम जो है अभी लाहौर में है, कुछ म्यूजियम दिल्ली में है। तो वहां जो सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान जो कुछ प्रमुख चीजें मिली थी, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिली थी, उन्हें अजायब घरों में रख दिया गया है। और कुछ चीजें जो कि जिनकी संख्या लगभग 50,000 थी, वो डेली यूज की चीजें, वो उन्हीं की उसी के पास के जो आसपास के अजायब घर हैं वहां पर रख दी गई हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो इतनी सारी चीजें उस सभ्यता में मिली, इतने सारे अवशेष और इस तरह के अवशेष उस सभ्यता में मिले कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यह सभ्यता जो है अत्यंत विकसित सभ्यता थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा विकसित थी, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लोगों को ज्ञान था हर चीज का। और लगता है क्योंकि देखिए यहाँ तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत समय इसमें लगता है, तो इस स्थिति तक पहुंचने में यानी कि विकसित स्थिति में पहुंचने में शायद उस सभ्यता को हजारों वर्ष लगे होंगे। और एक बहुत ही आश्चर्य की बात यहाँ पर यह थी कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी ये, क्योंकि यहाँ पर जब सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई चली थी, यहाँ पर कोई भी धर्म के, किसी भी स्पेसिफिक धर्म के, ना तो कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई ऐसी चीज यहाँ पर कुछ भी नहीं मिली थी। और ये ऐसा लगता था कि ये सब एक ही धर्म को मानने वाले, सब एक ही चीज को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें इस सभ्यता में है जो इस सभ्यता को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, बहुत ही ज्यादा इसको सभ्यता प्रधान इसको हम कह सकते हैं, इस सभ्यता को, कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सभ्यताओं का ध्यान यहाँ पर रखा जाता था। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। और यह भी स्पष्ट है कि ये जो सभ्यता है यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये भारत के बाद के सांस्कृतिक युगों यानी कि जो बाद के सांस्कृतिक युग आए, उन युगों की अग्रदूत जो है वो यही सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, वहां पर जो अवशेष मिले थे उनसे हमें पता चलता है, उनसे हमें ये मालूम होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही अधिक विकसित थी। उसने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से अपने संबंध स्थापित किए थे और वहां पर व्यापार किया था। और कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी, यानी कि कुछ ऐसी चीजें इस सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले जिससे यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी की जो ये सभ्यता थी, ये फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर थी, उनकी तुलना में और भी अच्छी थी। यानी कि व्यापार, ये वहां पर जाकर व्यापार भी किया करते थे। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई की गई तो यहाँ पर
बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें भी मिली। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ये सभ्यता जो है विकसित थी, यानी कि क्योंकि इतनी चौड़ी सड़कें कि दो गाड़ियां आपस में आ जा सके साथ में। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विकसित इस सभ्यता में सारी चीजें थी। शायद यहाँ पर वाहन भी अलग अलग तरह के, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, चाहे वो और चीज से चलने वाली गाड़ियां हो, इनका भी प्रयोग किया जाता होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इन दोनों सभ्यताओं के बीच समय के बहुत सारे कई दौर गुजरे होंगे जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं या बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये तो खुदाई के दौरान हमें इसमें जो अवशेष मिले उससे हमने सारी चीजों के बारे में पता लगाया, तो उससे हमें पता चला। लेकिन इसके बीच भी आज की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच भी बहुत सारे दौर गुजरे होंगे भारत में जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतर ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। भले ही इन दो सभ्यताओं के बीच, यानी कि आज की वर्तमान सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच बहुत सारे दौर आए गए होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, और बहुत सारे परिवर्तन भी हुए होंगे, चाहे वो प्राकृतिक परिवर्तन हो, चाहे वो देश में आने वाले विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन हो, चाहे अन्य तरीके से बहुत सारे परिवर्तन इस बीच आए, इन दोनों सभ्यताओं के बीच आए, हमारी धरती पर आए, हमारे विश्व में आए, हमारे देश में आए, हमारे भारत में आए। तो लेकिन फिर भी जो एक युगों की जो एक निरंतरता चली आ रही थी, जो ये सभ्यताओं की जो एक निरंतरता चली आ रही थी, सभ्यता और संस्कृति की, उसमें अंदर ही अंदर कुछ ऐसी श्रृंखला चली आ रही थी, कुछ ऐसा सभ्यता, कुछ ऐसी संस्कृति जो निरंतर लोगों के बीच एक दूसरे में ट्रांसफर होती जा रही थी। वो भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते युग से जोड़ती है, यानी कि बताती है कि आज की जो सभ्यता संस्कृति है वो कुछ उस समय की सभ्यता संस्कृति से मेल खाती है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो निरंतर चला आ रहा है और ये काम भीतर ही भीतर होता है। यानी कि हम कहीं न कहीं अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जब संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। उस समय और अभी के टाइम की अगर तुलना करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चली आती परंपरा, रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, और यहाँ तक कि जो पोशाक है, जो फैशन है, उसकी याद हमें ये दिलाती है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिया गया एक महान स्नानागार है। देखिए ये उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनाया गया स्नानघर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने व्यवस्थित तरीके से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप देखिए बीच में जो है कुंड है, जल कुंड है, और उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां जो है उस जल कुंड में उतरती है, और इन जल कुंडों से बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित तरीके से नालियों का निर्माण किया गया है, ताकि जो जल कुंड का गंदा पानी है वो बाहर जा सके और स्वच्छ पानी
कुओं से भरकर, आसपास बहुत सारे कुएं बनाए गए हैं और उन कुओं से भरकर इसमें डाला जाता है। और जो जल कुंड है उसकी जो दीवारें हैं उन पर बहुत अच्छे से, देखिए आप कितने व्यवस्थित तरीके से ईंटों की चिनाई यहाँ पर की गई है, जिससे कि बाहर का जो गंदा पानी है वो जल कुंड में प्रवेश ना कर सके। और इन जल कुंडों में जो स्नान करने का समय जो होता होगा वो शायद किसी अनुष्ठान या पूजा या कोई विशेष अवसर पर यहाँ पर स्नान करने का यहाँ पर बनाया गया होगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत अपनी कहानी को इस भोर बेला में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादातर ठेठ चिन्ह, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो भारत है, क्योंकि ये उस समय की बात है जब हमारा देश बहुत कम विकसित था। सबसे पहले तो अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश शासन का गुलाम था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपकी यहाँ पर पाठ्य पुस्तिका लिखी गई है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपने जेल कारावास, जब वो कारावास अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने का जो वो कारावास बिता रहे थे सन 1944 में, उस समय उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक आपकी 1946 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक में नेहरू जी ने बताया है कि भारत अपनी कहानी इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, क्योंकि भारत तब थोड़ा सा अपने लिए लड़ना सीख रहा था, अपने लिए अपने बारे में सोचना सीख रहा था, क्योंकि उससे पहले पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन था। बहुत सारे राजा हमारे देश में हुए जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश शासन से युद्ध किया, अंग्रेजों से युद्ध किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसके यानी कि ये जो भारत था ये एक नन्हे बच्चे की तरह था, यानी कि वो शुरुआत हो रही थी अपने आप को आजाद करवाने की, अपने देश को आजाद करने की ब्रिटिश शासन से। तो अभी भारत की इस भोर बेला में, भोर बेला यानी कि धीरे धीरे भारत में सूर्य उदय हो ही रहा था। ये कौन सा सूर्य उदय है? ये क्रांति का सूर्य उदय है। जो क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारत में चल रही थी, अंग्रेजों को, ब्रिटिश शासन को हटाने की जो क्रांति हमारे देश में चल रही थी, उसकी ये भोर बेला थी। तो यहाँ पर भारत अभी जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर अपनी सभ्यताओं को हम देखें, अपने प्राचीन इतिहास को हम देखें, अपने अतीत को हम झांकें, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि वो अपने जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति बहुत पहले ही कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया है बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादातर ठेठ चिन्ह, अच्छे हमामों और नालियों तंत्र का निर्माण भी किया है। यानी कि भले ही उस समय बहुत ही हाई क्लास टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी उन सुविधाओं में वहां पर बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लाई जाने वाली जो चीजें थी, जैसे कि हमामों यानी कि स्नानागारों और नालियों का यानी कि जल निकासी के लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नालियों का निर्माण किया गया था। तो बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित ये सिंधु घाटी की सभ्यता हम कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम बहुत ही पहले किया जा चुका था। अब हम अपने भारत के इतिहास में
सबसे पहले आर्यों का आना, आर्यों का प्रवेश हमारे देश में किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम अपने भारत के इतिहास में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के ये लोग कौन थे, ये कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिलती है। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों में संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। तो आर्यों का आना, भारत में आर्य किस तरह से आए, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो ये लोग थे, ये कौन थे। अब यहाँ पर उन लोगों की बात की जा रही है कि जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो कौन थे, ये कहाँ से आए थे। तो इसका अभी कंफर्म रूप से हमें पता नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि इनकी जो संस्कृति है वो इसी देश की संस्कृति है। जिस संस्कृति का ये लोग पालन करते थे वो इसी देश की संस्कृति है और इसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिलती है। इनकी संस्कृति की जो कुछ जड़ें हैं, शाखाएं हैं, वो हमारे दक्षिण भारत में मिलती है। और कुछ विद्वान इन लोगों को दक्षिण भारत की जो द्रविड़ जातियों और संस्कृति के बीच की एक अनिवार्य समानता दिखाई देती है। कुछ विद्वानों को इन लोगों में और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ जातियां हैं और जो उनकी संस्कृति है, उन सब में एक अनिवार्य समानता दिखाई देती है। और ये प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में अगर आए भी होंगे, कहीं बाहर से भी अगर आए होंगे, तो ये जो घटना है ये मोहनजोदड़ो के समय से पहले की घटना है, हजारों वर्ष पहले की घटना है। तो व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम उन्हें जाने तो हम उन्हें भारत का ही निवासी मान सकते हैं, क्योंकि काफी हजार वर्ष पहले की बात यहाँ पर बताई गई है। तो बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ में सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का जो एक इतिहास है, जो अतीत है, उसके बारे में जाना, और उसके बाद हमने आर्यों का आना किस तरह से हमारे देश में हुआ वो हम पढ़ रहे हैं। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं उनके बारे में। तो पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पाठ आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें दिया गया है। क्यों? वैसे तो ये आपकी, क्योंकि आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास तो आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तिका में होता है, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जिनकी जानकारी आप सभी को होना आवश्यक है, तो ये आप हिंदी सब्जेक्ट से अगर पढ़ेंगे तो आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, ज्यादा आनंद लेकर पढ़ेंगे, और आप लोग शायद ज्यादा इसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो इस पाठ को जितना भी हमने पढ़ा है, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप इसको घर में एक बार रिवाइज कर सकते हैं। पाठ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।